अच्छा, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे एडिशन प्रोसीजर को एंड कर दिया। जिन्होंने अभी भी नहीं देखा वो दोबारा देख लें कि हम या जो न्यू ज्वाइन हुआ है कि हमने एडिशन का एक प्रोसीजर क्रिएट किया है एडिशन के नेम से। ठीक है। और उसके बाद हमने उसको ये इसका सिंटैक्स है, आपने एडिशन का इसका हेडिंग देनी होती है, उसका नाम और प्रोसीजर, एडिशन प्रोसीजर। फिर आपने उसकी कोई बॉडी देनी है। ठीक है। उसके बाद आपने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद उसको एंड करना है। एंड किस तरह करना है, उसी के नेम के साथ, एडिशन एंड प्रोसीजर। ठीक है। अब आप अगर आएंगे यहाँ तक तो आपका इसका काम हो गया। अब आप आएंगे मेन प्रोसीजर के अंदर। मेन प्रोसीजर में आपने क्या किया, मूव ई ए एक्स कॉमा 6, क्या करेंगे, ये आपने दो वैल्यूज जो इसमें यूज़ हो रही थी उनको आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया कि ई ए एक्स में है 6, ई बी एक्स में है 7। अब मैं क्या करूँगा, इस एडिशन प्रोसीजर को कॉल कर दूंगा जो हमने यहाँ पे कॉल का इंस्ट्रक्शन पढ़ा है। ठीक है, कि कॉल और प्रोसीजर का नेम करेंगे। क्या किया, कॉल एडिशन, कॉल एडिशन कर दिया। अब कॉल एडिशन के बाद हम क्या करेंगे कि ये जैसी कॉल होगा तो इसके अंदर हमारी ये दोनों वैल्यूज चली जाएंगी। ई एक्स की 6 है, ई बी एक्स की 7 है। और ये एडिशन कॉल हुआ तो इसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर गया, इसने देखा कंपाइलर ने कि ई एक्स में और ई बी एक्स दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को ऐड किया इसने 6 और 7 को, तो क्या आया हमारे पास 13। जब 13 आया उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे इसने क्या किया, रिटर्न, यानी इसने रिटर्न की कोई वैल्यू। तो अब हमारे पास इस कॉल ये पास 13 वैल्यू है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे ई एक्स रजिस्टर के अंदर ये होगी 13 वैल्यू, कॉल के थ्रू आई है ये। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉल राइट डेसिमल, यानी कि अब हमारे पास रजिस्टर में जो भी वैल्यू आई है उसको राइट डेसिमल कर दो। कॉल राइट डेसिमल, एक लाइन ब्रेक कर देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे अपने इस प्रोसीजर को भी, मेन को भी एग्जिट, मेन एंड प्रोसीजर। और अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये प्रोसीजर वर्क कर रहा है। इसको हमें आउटपुट 13 देना चाहिए, ये देखिए 13 आ गया। अब आप यहाँ वैल्यूज चेक करके देखेंगे हमारे पास सही काम कर रहा है। अब हमारे पास 15 आ जाएगा, ये देखिए। आप चाहें तो इसमें और भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ऐड के साथ कोई सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई स्टैक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो जितने भी लाइन ऑफ कोड होगा वो सब इस कॉल एडिशन के कॉल होने पे कॉल हो जाएगा और जितनी दफ़ा आप चाहें उसको कॉल करा सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको रीयूजेबिलिटी दे रहा होता है। आपने इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखा, हंड्रेड्स ऑफ लाइन भी लिखी, तो एक दफ़ा कॉल कराने पे, कॉल एडिशन करने पे वो सारी इंस्ट्रक्शन कॉल हो जाएंगी और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। ऐड की बजाय सब चला के देख लो तो आपको पता बनाएगा। ठीक है। ये चीज़ आप प्रोसीजर के होते ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक काफ़ी छोटी सी लैब है, इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं, सिर्फ इसमें दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं। और उसके बाद आपका लैब टास्क है। ठीक है। और इसमें पहला यही कॉन्सेप्ट है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स क्या है। सेकंड आपका कौन इसके अंदर इसका सिंटेक्स समझना है, ये एग्जांपल करना है। और इसके बाद आपका सेकंड है नेस्टेड प्रोसीजर्स, वो देखना है। और उसके बाद आपके डेप टास्क हैं, उसके बाद आपकी लैब एंड है। तो ये छोटी सी ही लैब है, आप लोग इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है। ये हो गया पहला, आपने प्रोसीजर बनाना देख लिया। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट कि नेस्टेड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने नेस्टेड लूप्स देखे थे कि हम लूप क्रिएट कर रहे हैं। लैब, एक लैब थी, लैब नंबर 6 और 6 थी आई थिंक, उसके अंदर हम नेस्टेड लूप क्रिएट कर रहे थे कि एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप काम करे। या जैसे उसके अंदर हमने ये देखें, ये यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप्स का सहारा लिया था, नेस्टेड लूप
इम्प्लीमेंट किया था कि जिसके अंदर आपके पास ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, जिसमें एक आउटर लूप जो है वो आपका इसकी हाइट बता रहा है, और सेकंड इनर लूप जो है वो इसकी ये बताता है कि ये 1 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा। तो ये चीज़ देख रहा है। फिर यहाँ पर ये इसके अंदर 3 नेस्टेड लूप हैं कि जिसमें एक तो इसकी लेंथ बता रहा है, एक बता रहा है कि यहाँ पे कितने स्पेसेस हैं, फिर स्पेसेस कितने हैं हर रो के अंदर, फिर एक ये बता रहा है कि हर रो के अंदर नंबर्स या स्टेरिक्स कितने हैं, कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 स्टेरिक है, फिर यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। तो ये नेस्टेड से आप मल्टी डायमेंशनल कोई भी आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मल्टी डायमेंशनल आउटपुट क्रिएट करने के लिए आप लूप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, नेस्टेड लूप्स का, नेस्टेड वाइल का, तो वैसे यहाँ पे आपके पास प्रोसीजर्स के अंदर भी आप कोई नेस्टेड प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोसीजर के अंदर दूसरा प्रोसीजर कॉल हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर के अंदर दूसरा प्रोसीजर कॉल होने से क्या होगा कि आपके पास एक आइट्रेशन अभी ख़त्म नहीं होगी, यानी एक लूप आउटर कंप्लीट नहीं होगा कि दूसरा लूप उसमें कॉल हो जाएगा, दूसरा अभी कंप्लीट नहीं होगा कि तीसरा कॉल हो जाएगा। तो सब एक दूसरे की वैल्यूज़ के साथ जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये आपको आगे कुछ ऐसे टास्क आएंगे, वहाँ पे काफ़ी काम आएगा, तो इसको समझ लें। अब यहाँ पे आपके मैनुअल के अंदर इसको एक एग्जांपल भी गिवन है। एग्जांपल क्या कह रही है आपको? एग्जांपल ये कह रही है कि मेन प्रोसीजर एक क्रिएट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ गिवन है कि बाय द टाइम्स सब 3 इज कॉल्ड स्टैक कंटेन्स ऑल द 3 एड्रेसेस। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू स्टैक देखें तो क्या हो रहा है कि हमारे पास मेन प्रोसीजर और उसके अंदर कॉल सब 1 कॉल हुआ, और एग्जिट, इस मेन प्रोसीजर एग्जिट होने से पहले ही क्या हो गया, कॉल सब 1। इसने देखा कि हमारे पास सब 1 कहाँ पर है हमारे प्रोग्राम में, देखा यहाँ पे सब 1 है। सब 1 के अंदर क्या है, उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। हो सकता है कोई इंस्ट्रक्शन आपने इसके अंदर कॉल करवा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कोई आउटपुट प्रिंट हो रहा है, कोई स्टैक इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। फिर आपके पास इसमें अंदर क्या है, तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न होने से पहले ही कॉल सब 2। ये नेस्टेड की तरह काम कर रहा है। अब सब 2 देखा इसने कहाँ पर है, आउटर जाके देखा तो सब 2 है, सब 2 के अंदर गया तो वहाँ पे कॉल सब 3, कॉल सब 3 पे गए तो सब 3 ने रिटर्न किया। जब रिटर्न किया तो ये दोबारा सब 2 पे गया, इसने रिटर्न स्टेटमेंट रन की, फिर यहाँ से रिटर्न की, यहाँ पे जो भी आउटपुट्स होंगे उनको यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, और फिर एट द एंड जब तक हमारा मेन प्रोसीजर एग्जिट होगा ये तीनों अपनी अपनी वैल्यूज़ को रिटर्न कर चुके होंगे। या इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की है, और रिटर्न से हमारे पास एक मिनट, जी बिल्कुल रिकर्जन की तरह ये काम कर रहा है नेस्टेड जो है, बिल्कुल सही कहा, रिकर्जन वाला काम हो रहा है कि एक अभी यहाँ पे मेन प्रोसीजर एग्जिट होने से पहले पहले ही इस सब 1 के अंदर 3 और प्रोसीजर्स आ रहे हैं, यानी कि 2 और प्रोसीजर आ रहे हैं इस सब 1 के अंदर, ठीक है। और पूरे मेन प्रोसीजर में एक ही सब 1 कॉल हो रहा है, और उसके सब 1 के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस तो पहले से हैं, जो डॉट डॉट गिवन है, यहाँ पे कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है सपोज, और उनके साथ चलते ये सब 2 भी है उसके अंदर, उसके इसी के अंदर सब 3 भी है, ठीक है। तो जब तक इसकी इसकी अभी सब 1 की अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अभी कॉल होंगे नहीं, उससे पहले ही सब 2 कॉल हो जाएगा, फिर सब 3, और यहाँ पे जो आखिरी है इसकी वैल्यूज़ के ऊपर ये सारे डिपेंड कर रहे हैं, फिर इसकी वैल्यूज़ के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, फिर इसकी वैल्यूज़ जो हमारे पास आएंगी उसके ऊपर ये इसकी रिटर्न स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि आपके पास क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी गिवन है कि नेस्टेड लूप्स में आप लोगों को याद होगा कि हम किस तरीके से कर रहे थे कि रिमेंबर, यहाँ पे लिखा है रिमेंबर द नेस्टेड लूप्स वी क्रिएटेड, इट्स इजी टू पुश द आउटर लूप काउंटर बिफोर द एंटरिंग द इनर लूप। यानी कि हम अगर ये नेस्टेड लूप्स के ऊपर जब काम कर रहे थे तो हमारे पास हम यहाँ पे कई कई जगहों पे काउंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काउंटर के अंदर आप आउटर जो लूप है उसका काउंटर पहले डिफाइन कर देते हैं, और इनर लूप जो है, जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है उनको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ। कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही होगी, ये सिर्फ आपको फॉर इंस्टेंस ये काम करेगा। अगर हम यहाँ करें काउंटर क्रिएट करें 100 का, सपोज 100 भी नहीं करते, हम इसको कर देते हैं 5,
ठीक है, और एक लेबल बना देते हैं L1। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह आपका नेस्टेड लूप काम कर रहा होता है। ठीक है, फिर इसको आपने किया पुश ECX, यानी आपने स्टैक के अंदर ECX को पुश कर दिया। अच्छा, यहाँ क्या होगा कि आपने पहले तो इसको कर दें सेट, ठीक है, फिर L1 के अंदर क्या है, L1 आपको ये बता रहा है कि बिगिनिंग लूप। ठीक है, और पुश ECX आपने किया, तो वो आपको क्या कर रहा है, पुश ECX करने का क्या मतलब है कि आगे जाके हमारे पास जब हम नेस्टेड करेंगे तो ECX दोबारा यूज़ होगा, तो हमारी ये आउटर लूप की काउंटर मिस हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्टैक में मूव करा देते हैं कि पुश कर दो ECX को। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, सेव आउटर, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, मूव ECX, ठीक है, यानी कि अब हम दूसरे लूप के ऊपर चले जाते हैं। एक आउटर लूप है हमारे पास 5 टाइम्स चलेगा, इनर लूप हमारे पास 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया L2, और इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हम, सपोज चाहे तो आप कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिख के देखें। हमने लूप 2 को कॉल करवा दिया। अब लूप 2 हमारे पास पहली इटरेशन में 2 दफ़ा चलेगा। इस तरीके से आपने क्या किया, पॉप ECX, यानी कि आप, अच्छा एक मिनट ये पहले कंप्लीट कर दूं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ हो क्या रहा है, हमने आउटर लूप के अंदर पहले हमने ECX के अंदर 5 मूव किया। ठीक है, यानी कि सबसे आउटर लूप जो है, यानी ये जो है ये यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, ये ये 5 टाइम्स रन होगा। ठीक है, 5 टाइम्स रन होगा, सेट आउटर लूप काउंट। ठीक है, और फिर बिगनिंग ऑफ दी हमने ये बता दी L1 है। फिर पुश ECX, यानी कि अब हमारे पास जब सेकंड टाइम में ECX ज़ाहिर है 2 कर देंगे, और नीचे जाने के बाद दोबारा हमें इसमें काउंटर चाहिए होगा, तो हमारे पास ECX की जो 5 वैल्यू है ये मिस हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लोग ने लास्ट एक लूप वाली लैब के अंदर भी देखी थी कि हम अपने इसको सेव करवा देते हैं काउंटर को जब हमने नेस्टेड अप्लाई करना। तो हमने इसको अपने एक स्टैक के अंदर सेव कर दिया। स्टैक में कैसे किया कि हमने क्या किया, पुश ECX, ECX में 5 है, पुश ECX, ECX में 5 चला गया। ठीक है, और आपने फिर क्या किया कि मूव ECX कॉमा 2, इसको 2 कर दिया। अब ये लूप L2, ये आपको ECX का पता है कि ये किस तरह काम करता है, कि आपका माइनस माइनस पे काम करता है, काउंटर होता है। काउंटर है तो ये पहले 2 है, जब ये रन हुई लूप 2 पे आया, फिर ये 1 हुई, फिर इसने किया, फिर 0 हुई तो इसने ब्रेक कर दिया, तो ये 2 टाइम्स चला। फिर आपने इसको क्या किया, पॉप ECX। अब ECX के स्टैक के अंदर ECX में क्या चीज़ थी, जो हमने स्टैक भी लास्ट टाइम पढ़ा था, तो स्टैक के अंदर अभी हमने पुश करवाया था ECX जो 5 था, तो 5 थी। ये लूप L1 दोबारा कॉल हुआ, तो फिर जब लूप L1 दोबारा कॉल हुआ तो ये ECX माइनस माइनस हो गया, 5 से 4 हुआ, फिर ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई, ये 2 दफ़ा रन हुआ। तो टोटल हमारे पास आइटरेशंस कितनी होगी, कोई स्टूडेंट बता सकता है? टोटल हमारे पास जो ये लूप L2 है, ये पूरे इस प्रोग्राम में कितनी दफ़ा चलेगा, ये हमारे पास चलेगा 10 टाइम्स, क्योंकि हर एक आइट्रेशन के अंदर, हाँ बिल्कुल सही, 10 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हर आइट्रेशन, आउटर लूप की हर आइट्रेशन पे 2 दफ़ा चल रहा है, और आउटर हमारे पास लूप 5 टाइम्स रन हो रहा है, तो 5 × 2 10। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि आप अगर नेस्टेड प्रोसीजर
जिस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भी इसी तरीके से काम कर रहा होगा जिस तरह आपका पहले जो आपने स्टडी किया था कि आपका नेस्टेड लूप्स किस तरह काम करें। ठीक है, ये तो हो गया नेस्टेड लूप की एग्जांपल कि हमने आपका काउंटर को सेव कर दिया और हर दफ़ा ये चल गया, और ये जब इसकी इनर और आउटर दोनों की अगर हम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करें तो उतनी दफ़ा हमारा इनर चल रहा है लूप। ठीक है, ये तो हो गया लूप। अगर हम इसको इस, आपका जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो नेस्टेड प्रोसीजर यहाँ पे आपको सच कोई एग्जांपल तो नहीं गिवन। ठीक है, मैं आप लोगों को लेकिन अगर हम सपोज एक मैसेज क्रिएट करें, मैसेज बाइट, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, उसके बाद हमने एक मैसेज वन क्रिएट किया बाइट टाइप का, दे दिया, इसको हमने किया प्रोसीजर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक प्रोसीजर कॉल करा देते हैं नेस्टेड के लिए, प्रोसीजर वन, प्रोसीजर वन, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल मूव edx ऑफसेट मैसेज कॉल राइट स्ट्रिंग crlf, और हमने इसको कर दिया रिटर्न। ठीक है, और प्रोसीजर वन, इसको हम प्रोसीजर टू के लिए भी कर लेते हैं, एक और नेस्टेड प्रोसीजर के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रोसीजर टू, और यहाँ पे मैसेज वन की मैसेज की बजाय, जी मैसेज पहला था सिंपल मैसेज, दूसरा है मैसेज वन, यहाँ मैसेज वन कर देंगे, यहाँ राइट स्ट्रिंग। ठीक है, ये प्रोसीजर टू एंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर वन के अंदर जो हमने यहाँ पे अभी देखा, जैसे सब वन के अंदर मेन प्रोसीजर में सब वन कॉल हुआ हुआ है, सब वन के अंदर, तो ये नेस्टेड वाली चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये यहाँ पर ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉल तो क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोसीजर वन कॉल होगा, उसके अंदर जैसे ही इंटर होगा तो प्रोसीजर टू कॉल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मैसेज वन देखेगा, दिस इज़ अ नेस्टेड प्रोसीजर, रिटर्न, फिर यहाँ आएगा, फिर ये वाला सेकंड मैसेज प्रिंट करेगा। अब जबकि हमने ये प्रोसीजर वन पहले कॉल किया है, ठीक है, प्रोसीजर वन पहले हमारे पास आया है मेन प्रोसीजर में, लेकिन और उसके अंदर हमने जो मूव edx ऑफसेट मैसेज किया हुआ है, ये अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो सिंपल ये दो प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, और इन दोनों के अंदर क्या काम हो रहा है, इसमें मैसेज है सिंपल, ये क्या है, हाय दिस इज शाहरुख, ये फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर मैसेज वन है, और इसके अंदर क्या है, दिस इज अ नेस्टेड लूप। तो वैसे कोड के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए था कि सिंपल दो प्रोसीजर है तो पहले ये इंस्ट्रक्शन आना चाहिए था, पहले ये मैसेज आता, फिर ये मैसेज आता। अगर हम इसको वैसे देखें भी तो एक
और लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इसको यहाँ पे कॉल करा दिया, कॉल टू को कॉल। होना तो ये चाहिए था कि पहले ही आता और फिर उसके बाद ही आता, लेकिन अब जब हमने पहले ही प्रोसीजर टू को कॉल करवा दिया इसके अंदर, तो पहले ये रन होगा यहाँ पे कॉल प्रोसीजर टू मूव EDX ऑफसेट मैसेज वन क्या है, दिस इज द नेस्टेड प्रोसीजर, पहले ये प्रिंट होगा कॉल राइट स्ट्रिंग करके, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर रिटर्न, जैसे रिटर्न पे जाएंगे तो ये इस पे दोबारा चले जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ ये कॉल हो गया, फिर मूव EDX मैसेज क्या है, दिस, ये ऊपर वाला, बाद में ये कॉल होगा। ये हम देखें तो ये देखें, अब होना पहले इसको चाहिए था, लेकिन जब हमने सेकेंड लूप को नेस्टेड कर दिया और उसको पहले कॉल करवा दिया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम इसको कॉल करेंगे तो फिर ये बाद में कॉल होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेस्टेड लूप्स को भी, नेस्टेड प्रोसीजर को भी, और सिंपल प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका है, जैसे हमने ये एडिशन प्रोसीजर में देखा, बाद में उसको कॉल करवा दिया। आप कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे आपको कहा है कि नेस्टेड प्रोसीजर्स कॉल करें, या आप कोई नेस्टेड वाला काम करना चाह रहे हैं, या कोई इस तरीके का आउटपुट जनरेट कर रहे हैं कि जिसमें 2 डायमेंशनल आउटपुट हो, जैसे आपने वहाँ पे स्टेरिक्स क्रिएट किए थे या फिर आपने डायमंड क्रिएट किया था, इस तरीके का कोई भी आउटपुट हो सकता है, आप नेस्टेड प्रोसीजर कॉल करवा सकते हैं। नेस्टेड प्रोसीजर आप क्रिएट कर लें और जहाँ जहाँ आप चाहें उसके नेम के थ्रू आप उस प्रोसीजर को कॉल कर दें, कॉल और उसका नेम। तो ये नेस्टेड प्रोसीजर की भी एग्जांपल हमने देख ली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं आपके लैब टास्क। तो आज का जो लैब टास्क है ये क्या है, इसके अंदर आपके पास दो क्या चीज़ें हैं, 3 टास्क हैं आपने करने, इसमें से 2 ही हैं। ठीक है, टास्क नंबर 1 करना है और टास्क नंबर 3 करना है, 2 को आप इसमें से रहने दें। ठीक है, और इस ये टास्क आपको क्या कह रहा है कि कन्वर्ट इन असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, ये दोनों बहुत इजी टास्क हैं, आपको लग थोड़े से देखने में ज़ाहिर है, जब आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, कोई चीज़ देखी नहीं है, तो वो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन ये बहुत सिंपल से टास्क हैं। सारी चीज़ इसमें आपको गिवन है। यहाँ क्या गिवन है, अगर आप लोग 4th-5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 6th के हैं, तो आपको पता होगा कि ये C# के अंदर एक कोड गिवन है सॉर्टिंग एल्गोरिथम का। यहाँ एक एरे गिवन है, ठीक है, ये अनसॉर्टेड है, 57841560। इसको आपने सॉर्ट करना है यूजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी आपको दे दिया है, उसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। ये देखें, पूरा एक एल्गोरिथम आपको दे दिया है, उसमें लूप कौन से लग रहे हैं, क्या है, सब चीज़ें गिवन है। आपने सिर्फ इस C# के कोड को असेंबली लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करना है और उसको एज अ प्रोसीजर कॉल करवाना है। यानी कि अगर यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट इन असेंबली लैंग्वेज एंड क्रिएट प्रोसीजर फॉर दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये पूरा एल्गोरिथम गिवन है, इसको आप असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। एरेज भी आपको पता है किस तरह होते हैं, ठीक है, लूप भी किस तरह परफॉर्म होता है, तो इस तरीके से आप इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर लें। अब होगा क्या, आपने जैसे हमने आज प्रोसीजर्स बनाना देखे, आप एक प्रोसीजर क्रिएट करें और उसके अंदर ये असेंबली के अंदर इसको कन्वर्ट करके लिख दें। अब यूज़र जो भी इनपुट एरे देगा आपको, उसको या एरे दे दे या कोई स्टैक दे दे, वो आपने लेने के बाद, या फिर आप एक काम करें, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ही ले लें। ठीक है, और उस हार्ड कोडेड 2 या 3 किस्म के एरेज की वैल्यू ले लें, और 2-3 के अंदर सपोज 2 की ले लें, 2 हार्ड कोडेड एरेज ले लें, और दोनों के ऊपर इस प्रोसीजर को रन करके देख लें मेन प्रोसीजर में। बस, आपको यूज़र इनपुट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक टास्क हो गया पूरा, इसमें आपको ये कोड गिवन है, इसको सिर्फ आपको समझने जाके प्रोसीजर के नेम के साथ लिखना है और कुछ भी नहीं करना। फिर ये सेकंड टास्क को आप छोड़ दें। ठीक है, टास्क नंबर 3 के ऊपर आ जाए। टास्क 3 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू सेपरेट ऑड एंड इवन इंटीजर्स इन सेपरेट एरे। यानी कि आपने एक एरे ऐसा लेना है जिसमें ऑड्स भी हो, नंबर इवन भी हो। ठीक है, हार्ड कोडेड भले आप ले लें वैल्यू, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़र इनपुट लें, और उसके अंदर से आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो कि ऑड्स और इवेंट्स को सेपरेट कर दे। ये आप लोग मेरे ख्याल से किसी असाइनमेंट में भी शायद कर चुके हैं, या किसी
एक पहले भी एक लैब टास्क में कर चुके हैं। तो ये बड़ा इजी सा असाइनमेंट है, आपको पता है कि ऑड्स और इवेंट्स किस तरीके से आपस में डिवाइड होते हैं। तो ये एक टास्क है, और दूसरा टास्क है सॉर्टिंग का। ये आप लोग कर लेंगे आसानी से, मुझे पता है। ठीक है, तो ये आज की एक छोटी सी लैब थी। अभी ये है कि आप लोग एक ब्रेक ले लें, ठीक है। और ये टास्क आप लोगों का मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लास्ट ये तो मैं अपलोड कर देता हूँ। लास्ट आप लोगों के वीक के अंदर आप लोगों के असाइनमेंट का वाइवा हो रहा था, ठीक है, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम उसको कवर करेंगे। ये आप लोग की मैं लैब तो अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद जिन जिन का वाइवा रह गया था, ठीक है, वो खुद ही आ जाएं, और अपनी जिनका हो गया था वो रहने दें। अच्छा, और जिन स्टूडेंट्स के जिन्होंने गूगल क्लासरूम में देख लिए 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं, ठीक है, वो भी रहने दें। और जिनके क्या नाम है असाइनमेंट का वाइवा हो गया था वो भी रहने दें। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स बचते हैं वो अपने ज्वाइन कर लें, ठीक है। और फिर मैं उनको एक के बाद एक जो है एंटर करते जाऊँगा, एक एक क्वेश्चन होगा, और उसके बाद आपके ये वाइवा कंप्लीट करें आज, क्योंकि आप लोगों के कल अ, पक्के जो मार्क्स हैं एलएमएस के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोगों की लैब अपलोड हो गई है, इसको आप लोग चेक कर सर लें। अटेंडेंस मार्क हो जाएगी ना? अटेंडेंस कौन बोल रही है? सर रशीद बोल रहा हूँ। फर्स्ट सेशन की मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था 9 बजे, ठीक तो है, मैंने आपसे कहा था अटेंडेंस जिस डाल किसी दें। की भी अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं हुई है, जिनकी मार्क हो गई है, ठीक है, वो तो सही है। जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो चलें आप लोग कर लें। चैट के अंदर आप जो है अटेंडेंस अपनी नेम और इनरोलमेंट लिख दें, तो चलें मैं मार्क कर दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें, तब तक अगर किसी को कुछ रिवीजन करना है तो कर ले। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो खुद ही जो है आके ज्वाइन कर लें, जिनका लास्ट टाइम वाइवा नहीं हुआ था। जिनका हो गया था वो, उनका कोई मसला नहीं है, और जिनका नहीं हुआ था सिर्फ वो ज्वाइन करें। तो मैं 1 बाय 1 आपको एंटर करते जाऊँगा। 10 बजे मैं स्टार्ट कर दूँगा, और कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी ये वाइंड अप हो जाए, ठीक है। तो अब आप लोग ब्रेक ले लें एक, ब्रेक के बाद आप वाइवा के लिए आ जाएं। सर
सर जी जी बोलें। सर एक छोटी सी क्यूरी है हमारी, जी आप सॉल्व करवा सकते हैं? जी लैब से हटके। लैब से सर हट अगर के। कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम काम कर रहे हैं इरवाइन पे, तो अगर हम किसी और लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना चाहें तो वो कैसे होगी? किसी और कौन सी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं?